गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और ज़रा एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। एक कोई कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। राधे राधे भाई, कोई कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। भैया कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, पूरी रणनीति पे चर्चा करेंगे, जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, सारी बातें आपके साथ में साझा करेंगे, कोई भी परेशान ना हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ज़रा। जहाँ जहाँ पे आप लोग जुड़े हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धरना कब है उसके बारे में भी बात करेंगे, प्रदर्शन कब है, आगे क्या हो रहा है, सब बातें करेंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बार बार वही बात हम नहीं करेंगे। एक बार में एक बात ख़त्म हो जाए, आप उसको पॉज करके पीछे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी बात को कि सबसे पहले हम पूरी लिस्ट पे चर्चा करेंगे, तब फिर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि भविष्य में अब हमें क्या करना है। मतलब बीएड लीगल टीम की रणनीति क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अन्य टीमों का, अन्य लोगों का जो अपना अलग अलग सिनेरियो है उससे हमें मतलब नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि विवादित लिस्ट कैसे बनी थी। जहाँ तक कि मैंने पाया है, विवादित लिस्ट इसी 67,867 की लिस्ट के भीतर से बनी है। पहले इन्होंने जो 67,867 की लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट में जो 34,500 तक की अनरिजर्व कैंडिडेट एक तरह से शासन ने दिखाया। मैं उस पर मैं उनकी मंशा पे ना ही मैं उनके ऊपर अपनी बातें थोपता हूँ। शासन ने बताया कि 34,500 तक के लोग जो थे वो अनारक्षित थे, उसके नीचे आरक्षित वर्ग शुरू हुआ था। तो इन्होंने क्या किया है, उसी लिस्ट के भीतर से 31,000 लोगों को, ऊपर से 15,000 अनारक्षित, उसके बाद पूरा ओवरलैपिंग करके जो कैंडिडेट गया था उसको रोकते हुए सीधा आरक्षित वर्ग से कैंडिडेट उठाते हुए, फिर ओबीसी को रोकते हुए, फिर एससी से उठाते हुए, इस तरह से इन्होंने पूरी लिस्ट से लोगों को उठाया। अब इस लिस्ट से उठाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार उठता है, जिसका आज मैं जवाब आप लोगों को देना चाहता हूँ। और सभी थोड़ा सा हमारी बहनें जो हैं, महिलाएँ जो हैं, वो ध्यान दे के इस बात को सुने। सबसे ज़्यादा लिस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया है? सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ये आया है कि आरक्षित वर्ग की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जिनका बहुत अच्छा गुणांक था, वो क्या हुई हैं, इस लिस्ट से बाहर हुई हैं। ज़्यादातर संख्या ये है, आप जहाँ भी देखेंगे तो आरक्षित वर्ग की महिलाएं और लड़कियां इस लिस्ट से बाहर हुई हैं जिनका गुणांक अच्छा था। वो क्यों हुआ उसकी मैं समस्या आपको बताता हूँ। बेसिक शिक्षा नियमावली में पहले क्या होता था, 72,825 की भर्ती में आपके जो बड़े लोग होंगे या जो भी होंगे आप उनसे पूछिएगा, तो पहले महिलाओं को 50% नियुक्ति में आरक्षण मिलता था। पूरी भर्ती, जैसे मान लीजिए 100 पदों पे भर्ती हुई तो उसमें होता था कि 50 पद महिलाओं के होंगे, 50 पद जेंट्स के होंगे। उन 50 पदों पे महिलाएं भरनी ही भरनी थी। लेकिन बेसिक शिक्षा नियमावली में 18वां एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के बाद में क्या किया गया कि वो नियुक्ति का आरक्षण जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब वहाँ से ये किया गया कि अब आपको नियुक्ति में आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण का मतलब जब आप बीएड या बीटीसी करने जाएंगे वहाँ पर आवंटन में, जब आप जिले का आवंटन करेंगे तो जिला की प्राथमिकता में आपको 20% का आरक्षण दिया जाएगा। ये चीज़ें शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी। तो उसके तहत क्या हुआ, जब आप बीएड बीटीसी करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 20% सीटें आपके बीएड कॉलेज में लेडीज़ों की, या बीटीसी में 20% सीटें लेडीज़ों की बिल्कुल सेफ़ होती हैं कि वहाँ पर वो आएंगी ही आएंगी। और इसी तरह से जब आपकी जिला प्रायोरिटी भरी जाती है तो 20% सीटें संबंधित डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सेफ़ होती हैं कि वहाँ पर लेडीज़ें वो उस जिले की प्राथमिकता में रहेंगी ही रहेंगी। भले कितना भी हायर गुणांक वहाँ पहुँच जाए, लेकिन वो 20% सीटें जो रहेंगी
वो प्राथमिक 20% सीटें जिले की प्राथमिकता पर लड़कियों को मिलेंगी। अब क्या हुआ, इन्होंने जब लिस्ट उसी के भीतर से उठाई तो मान लीजिए कहीं पे 100 सीटें थीं, किसी जिले में जनपद में 100 सीटें थी, तो 20% का मतलब वहाँ पे 20 सीटें क्या हुई, लेडीज को प्राथमिकता में मिली। तो जब 20 सीटें मिली तो जाहिर सी बात है 20 सीटें भरने के बाद लेडीज की प्राथमिकता के पहला जिला छूट जाएगा, फिर उसको क्या मिलेगा, दूसरा और तीसरा जिला उसकी प्राथमिकता में आ जाएगा। 80% सीटों पर वहाँ पे जेंट्स हैं प्राथमिकता में और 20% पे मात्र लेडीज हैं। इस वजह से क्या हुआ, लड़कियों की प्राथमिकता में वो दूसरा, तीसरा, चौथा जिला चला गया और जेंट्स की प्राथमिकता में वो पहला जिला रहा। तो क्या हुआ कि जब 20% वाला सिनेरियो इस वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इस लिस्ट पर लगाया गया तो जो हायर मेरिट की लड़कियां थीं वो बाहर हो गईं। अब आप इसको बेसिकली और एक तरह से समझिए, आप अपने जनपद में 67,867 की लिस्ट पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, 67,867 की लिस्ट पर अगर कोई आरक्षित वर्ग की लड़की ओबीसी है, अगर मान लीजिए वो ओबीसी कैंडिडेट अगर हायर गुणांक पे कोई लड़की है तो हो सकता है उस लड़की को उसका गृह जनपद ना मिला हो, लेकिन कोई आरक्षित वर्ग का अगर लड़का है उसी के पैरेलल में तो उसको वो जनपद अलॉट हो गया है। आप 67,867 की लिस्ट में डिस्क्रिमिनेशन देख चुके होंगे, तो ये कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बेसिक शिक्षा नियमावली का 18वां संशोधन है, इस वजह से ये किया गया है। तो 20% का जो प्रावधान है, तो इस वजह से अधिक गुणांक की लड़कियां जो हैं वो दूर जनपद में चली गई हैं। मतलब अधिक गुणांक का मतलब जो बहुत अच्छे गुणांक की हैं वो तो जनपद में पाई हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका वो प्रायोरिटी 20% की ख़त्म हो गई तो उनकी प्राथमिकता में पहला जनपद ख़त्म हो गया, फिर उनको दूसरा, तीसरा, चौथा जनपद अलॉट करते हुए जहाँ पर उनको वैकेंट सीट मिली वहाँ पर दे दिया गया। और वो चीज़ यहाँ पर जब फॉलो कराई गई तो वही चीज़ 20% की यहाँ पर चली, तो जाहिर सी बात है जब सीटें घट गई तो 20% का क्राइटेरिया घट गया, तो वही चीज़ यहाँ पर लागू हुई और हायर गुणांक की जो लड़कियाँ थी वो अचयनित हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिस्ट पे हायर गुणांक की लड़कियाँ ही अचयनित चल रही हैं जो लिस्ट आई हुई है। अब आते हैं मुद्दे पे कि एक चीज़ क्या हुई है, आप देखिए जब विभाग की तरफ से शासन की तरफ से 24/9/2020 को एक जियो जनरेट किया गया, 24/9/2020 को एक जियो जनरेट किया गया। उस जियो में कहा गया कि उस जियो में कहा गया कि हमने एक लिस्ट तैयार की है, मतलब एक लिस्ट ऐसी तैयार की है जिस लिस्ट पे हमने पूरा आरक्षण फॉलो कर दिया है और आरक्षण फॉलो करने के बाद हमने सभी को जिला अलॉट कर दिया है। जिला अलॉट करने के बाद अब वो लिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर है। जैसा कि ये कहते हैं, मैं इस पर MRC BRC का कोई मतलब अपना सिनेरियो नहीं रखता हूँ, जैसा कि विभाग कहता है मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ। तो उस लिस्ट को जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि किसी भी तरह वो लिस्ट मतलब विदाउट फॉल्ट वो सही नहीं हो पा रही थी। तो जब इन्होंने 24/9 को जो जियो जनरेट किया उस पर इन्होंने लिख दिया, भाई आप लोग फर्जी के क्वेश्चन ना करिए, बीएड लीगल टीम में से किस किस का हो गया, आगे की रणनीति, मनोज सत्यार्थी भाई आगे की रणनीति भी चर्चा करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेशन सुन लीजिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप लोगों के पास फ़ोन नहीं आते हैं, यहाँ दिन भर में 100 फ़ोन लोग करते हैं। ये देखिए अभी भी कर रहे हैं, ये देखिए देख रहे हैं आप, अभी भी आ रहा। तो लोग 100 फ़ोन करते हैं, वो यही प्रश्न पूछते हैं कि भाई हमारा कम था, हम बाहर हो गए, हमारा थोड़ा था, हम अंदर हो गए। तो उसका पहले मुझे जवाब दे लेने दीजिए। तो क्या कह रहे थे, हाँ 24 वाला जो जियो जनरेट हुआ है, 24 के जियो में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लिखा है कि हम 46% सीटें प्रत्येक जिले को देते हुए हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट करेंगे, इसी लिस्ट के भीतर से। अब आप समझिए, जब आप अगर किसी भी जिले को, प्रत्येक जिले को मान लीजिए आप 46% सीटें बांटेंगे, तो आप अगर प्रत्येक जिले को 46% सीटें बांट के अलॉटमेंट करेंगे तो आपको एक बेंचमार्क फिक्स करना पड़ेगा। वो बेंचमार्क ऐसा होगा कि ओबीसी का या जनरल का कोई कैंडिडेट अगर 75 गुणांक का है तो वो पूरे प्रदेश में से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह ओबीसी का अगर कोई गुणांक 70 गुणांक का है तो वो पूरे प्रदेश से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस कंडीशन पे क्या होता, अगर इन्होंने ये बेंचमार्क फिक्स कर दिया होता तो सबके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाते। जाहिर सी बात है भाई, पूरी एक नई लिस्ट बनाई जाती है 1,37,000 में से, 1,46,000 में से, और पूरे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाते। फिर ये पूरी लिस्ट जो इन्होंने बनाई थी ये पूरी बर्बाद हो जाती, कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, आप लोगों ने देखा होगा, जो इन्होंने जो सर्कुलर पे ये आज भर्ती करा रहे हैं या वो चल रहा है, इनका काउंसलिंग शेड्यूल चल रहा है, उस काउंसलिंग शेड्यूल के सर्कुलर पे इन्होंने एक माइनर सी बात लिखी है कि अद्यतन संशोधित 6/10/2020 के नियम के अनुसार
तो अद्यतन संशोधित 6/10/2020 मतलब 6 अक्टूबर 2020 को इन्होंने क्या किया है, एक गोपनीय जियो जारी किया है। किसने? विभाग ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने। और उस विभाग ने उस जियो पे क्या किया है, वो जियो आज तक गोपनीय है, उस जियो का कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया। हमने भी विभाग से पता करने की कोशिश की, वो जियो पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जियो पब्लिश नहीं किया जाएगा, ये गोपनीय जियो है। ठीक, अच्छी बात, आपने गोपनीय जियो रखा है। उस जियो पे इन्होंने क्या किया है, 24 तारीख के जियो को परिवर्तित कर दिया है। और 24 तारीख के जियो को परिवर्तित करके इन्होंने क्या किया है कि 24 तारीख के जियो को परिवर्तित करके इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो 46% की जो बात, समानुपात की जो बात कही गई थी, वो बात को इन्होंने खत्म कर दिया कि सभी जिलों को समानुपातिक रूप से सीटें देने की बात को उस जियो में इन्होंने खत्म कर दिया। अब इस बात का वेरिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? इस बात का वेरिफिकेशन आपको मिलेगा जिस जियो पे काउंसलिंग हो रहा है। आप उस काउंसलिंग के जियो को देखिए, तो उन्होंने लिखा है कि हमने सभी जियो मतलब पूरी एक लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट पे पूरा आरक्षण फॉलो कर दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो समानुपात वाली बात वहाँ से गायब कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि 6/10 के जियो में सिर्फ अद्यतन संशोधित करके समानुपात की बात को गायब कर दिया गया है। अगर वो बात गायब नहीं की जाती तो ये पूरी लिस्ट पे क्या होता है, एक बेंचमार्क फिक्स किया जाता पूरे प्रदेश पे, और 75 गुणांक का ओबीसी अगर चयनित है तो पूरे प्रदेश में 75 गुणांक का ओबीसी चयनित होना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, आपने देखा होगा जब 67,867 की लिस्ट आई थी तो एक अप्रॉक्स जो अंदाज़ा चल रहा था कि 67.10 जनरल चयनित है। तो पूरे प्रदेश में आप देखिए कि 67.10 का जनरल कहीं भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी जिले में आपको चयनित मिलेगा। अगर ये एक बेंचमार्क फिक्स करके ये चयन सूची 46% के अप्रॉक्स में देते तो सबके ज़िले चेंज हो जाते। आज आपको जो ज़िला मिला था शायद कल वो नहीं मिलता, और ज़िला चेंज करने के बाद में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 1,46,000 में से चल जाती, जो कि पूरी तरह ये तो अवैध हो जाती। क्यों? क्योंकि 69,000 के सापेक्ष आपका जो जियो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर आपका जजमेंट आना बाकी है। ठीक, ये तो हुई 6/10 की बात। अब आते हैं कि कुछ लोग, मेरी बात देखिए ख़त्म हो गई है, शायद लड़कियों की भी समस्याओं का निराकरण हो गया है। यही चीज़ लड़कों पे लागू हुई है कि जो ओवरलैप करके बंदा गया है वो क्योंकि ओवरलैप पे था, इस वजह से उसको उस प्राथमिकता का जिला नहीं मिला, इन्होंने सीधा आके कैटेगरी से लोगों को उठा लिया, इस वजह से वो बंदे बाहर होते गए। लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि भाई लड़कियों पे 20% वाला एक जो जनपद आवंटन का रिजर्वेशन है वो फॉलो इन्होंने कर दिया है, तो लड़कियों में सबसे ज़्यादा समस्या आई है। अब बात करते हैं, हाँ, जैसे बहुत से लोग हम देखते हैं कि आते हैं कमेंट करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो 37,339 ना की जाए, या 31,661 कर दी गई है तो 37,339 40-45 पे आ जाएगी, तो बहुत से शिक्षा मित्र फैला रहे हैं। देखिए, हम हर बार जो बात करते हैं बहुत थोड़ा सा हमें मीठी बातें करना कम पसंद है, हमें गलत बात लगेगी वो भी आपके मुंह पे कहेंगे, अच्छी होगी वो भी आपकी सुनेंगे। तो आप एक चीज़ की गांठ बांध के आगे रख लीजिए कि ये भर्ती 2 न्यूनतम अर्हता अंक पर कभी भी पूरी नहीं होगी। भले ही वो 60-65 आए या वो 40-45 आए, वो कुछ भी आए, लेकिन भर्ती एक ही मानक पे पूरी होगी, इस चीज़ को आप मान लीजिए। ठीक, अब कुछ लोग जो कहते हैं कि मान लीजिए 40-45 आ गया तो क्या ये लोग बाहर आएंगे, मान लीजिए 60-65 आ गया तो क्या ये लोग अंदर जाएंगे। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपका जो नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है संबंधित साथियों का, उनके नियुक्ति पत्र पर साफ साफ लिखा है कि आपका नियुक्ति पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। ठीक है, तो जब आपका नियुक्ति पत्र उनके अंतिम आदेश के अधीन होगा और जैसे ही आपका वहाँ से जजमेंट आएगा, इन केस अगर जजमेंट 60-65 आता है तो क्या होगा और 40-45 आता है तो क्या होगा, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। आएगा, बात को समझिएगा, जब 60-65 जजमेंट आएगा तो 60-65 जजमेंट के बाद आप 60-65 पे लिस्ट को एक बार बनाइए 1,46,000 में, चाहे 10 बार बनाइए, कैंडिडेट वही निकल के आएगा जो 67,867 के भीतर रहा होगा। ये बात आप मानते हैं? 67,867 के भीतर के एक कैंडिडेट को आपने प्रथम चरण में नियुक्ति दे दी, अब बचा तो दूसरा ही चरण, आप उसको कतई टाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारी भर्ती होके आ रही है। ये सिंगल बेंच से होके सर्वोच्च न्यायालय गई है, सर्वोच्च न्यायालय से सिंगल बेंच नहीं आएगी। बात को समझ लीजिए। पहले आपकी भर्ती महीने 2 महीने लेट जरूर हुई है, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं अब ये भर्ती नहीं होगी, ये 68,500 बन गई, ये 12,460 बन गई, ये फलाने बन गई, ये धमाके बन गई, मैं सारी बातों को क्लियर करूँगा। 68,500 में क्या था सुन लीजिए। 68,500 की भर्ती में पहला एक फाइनल एग्ज़ाम कराया गया। फाइनल एग्ज़ाम के बाद में 41,456 लोगों की मेरिट प्रकाशित की गई। जो भी पास हुआ, अधिकारियों की बदतमीजी की वजह से 41,456 का विज्ञापन हुआ, 6,000 अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो गए। जैसे ही बाहर हुए तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनको एन के प्रकार कैसे भी अंदर किया शासन ने। एक एक अभ्यर्थी को चयन मिला। 72,825 में क्या हुआ, आज भी 72,825 का विज्ञापन जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने ये कहा है कि 6,000 जो रिक्त पद हैं, अगर सरकार चाहे तो इनको नए विज्ञापन पे भर सकती है। सरकार ने नहीं चाहा, भर्ती नहीं हुई। ठीक है। दूसरी 12,460 क्या था, 12,460 के विज्ञापन पे साफ साफ निर्दिष्ट था कि ये जिला वरीयता की भर्ती है। आपकी भर्ती जिला वरीयता की नहीं है। आपका जो बेसिक शिक्षा नियमावली का 23वां संशोधन है, उसका नियम 14(2) का अपेंडिक्स 2 में नियम 14(2) कहता है कि हमारा जो फॉर्म होगा वो बेसिक शिक्षा परिषद स्क्रूटनाइज करेगा और उसके मतलब उसके फॉर्म छांटेगा। उसके बाद एक प्रदेश स्तर पे मेरिट का संपादन करेगा। कौन कर रहा? प्रदेश स्तर पे बेसिक शिक्षा परिषद कर रहा है। जिले से हमारे फॉर्म का मतलब नहीं रहा भाई मेरे, सब कुछ प्रदेश से हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन डाला है इस लिस्ट के भीतर कि ज़्यादा गुणांक को बाहर कर दिया, कम गुणांक को भीतर कर लिया, ये डिस्क्रिमिनेशन ये कतई की स्थिति में आप समझिए कि इसको ले नहीं जा सकते हैं, कि बहुत आगे इसको ले जा सकते हो, बहुत आगे इसको ले जा सकते हो, कि हमेशा के लिए इसको ले जाएं, ये बढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अभी क्या है, अब देखिए, अब आते हैं मुद्दे पे कि एक चीज़ और है कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि उनको लगता है कि नहीं भर्ती अब बहुत ज़्यादा पेंडिंग चली जाएगी या चीज़ें डिस्क्रिमिनेटिव होंगी, कि बढ़ेंगी घटेंगी, नहीं हो पाएगी भर्ती, या पेंडिंग कर दी सरकार ने हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मान लीजिए कि हमारे शासनादेश में जिस पे ये नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आप देखिए उन्होंने एक बात लिखी है कि 69,000 के सापेक्ष हमने पूरी चयन सूची बना ली है, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग सबको सीटें बांट दी हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सबको सीटें बांटने के बाद, जब सीटें इन्होंने बांट दी, सीटें बांटने के बाद इन्होंने लिख दिया है कि उसी चयन सूची में से हम प्रथम चरण को नियुक्ति दे रहे हैं। भाई आप बताओ, आज इन्होंने लिख दिया कि हम प्रथम चरण को नियुक्ति दे रहे हैं, कल अगर जजमेंट 60-65 पे आएगा तो क्या ये कहीं से भाग सकते हैं कि ये द्वितीय चरण को नियुक्ति ना दें? आपने खुद लिख दिया जो हम चाह रहे थे कि आप प्रथम चरण को नियुक्ति देंगे, आपने दे दिया, अच्छी बात है। आप अब द्वितीय चरण को भी तो देंगे, क्या भाग जाएंगे? नहीं भाग सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें एक चीज़ बताइए कि जैसे लोग कह रहे हैं कि हाँ, अब बात करते हैं ऑर्डर कब तक आएगा। देखिए, ऑर्डर के संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, ये हकीकत है। कल जो सर की बेंच से वर्डिक्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा है जब हमारा कोरम बैठेगा जजमेंट डिलीवर कर दिया जाएगा। माननीय शांतनु सर अब बेंच पे दिखने लगे हैं, आज 42 नंबर कोर्ट में वो बैठ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों कोरम साथ में बैठेंगे, संभावित है जजमेंट डिलीवर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम अपनी रणनीति पे आते हैं। देखिए, अभी तक हमें क्या करना था, हम सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए, देखिए हमें चित्त और पत्र दोनों चीज़ों में चलना है। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें पहले, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। बहुत सारे साथी जो हैं आज 31,661 पे जो चयनित हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रतीक्षारत साथी है उनके इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पे जाके लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब तो तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम्हारी भर्ती को हम कोर्ट से देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सिर्फ सीधी बात उनसे पूछिएगा कि आज के 8 दिन पहले जो साथी आपके साथ धरना देने गए थे 31,661 की बहाली के लिए, आज वो साथी 37,339 के लोगों के बीच में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाला समय भी ऐसा ही होगा मेरे भाई, लिख के रख लीजिए कि अगर जजमेंट 1% भी कहीं से गलत हुआ तो आप भी बाहर आएंगे और 40-45 पे मेरिट लिस्ट बन के जो भी अंदर जाना होगा वो भीतर जाएगा। जजमेंट 60-65 पे आएगा तो कोई माई का लाल आपकी भर्ती को रोक नहीं सकता, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी अग्रिम रणनीति क्या है। हमारी अग्रिम रणनीति देखिए ये है कि सबसे पहले
अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों से आर्थिक भी लड़ाई थी, शारीरिक भी लड़ाई थी, मानसिक भी थी, हर तरह से थी। हमने आपसे आर्थिक सहयोग भी लिया, कभी ज़रूरत पड़ी तो आपसे शारीरिक सहयोग भी लिया। लेकिन अब आपकी लड़ाई आर्थिक सहयोग की लगभग ख़त्म हो चुकी है। उस दिन टीम ने एक तरह से प्रमोशन किया, टीम को सहयोग की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी उसको भी मैं बताता हूँ। इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए सरकार क्या है, कभी भी भाग सकती है, हो सकता है ये हम कह रहे हैं लेकिन हो सकता है दूसरी लिस्ट के बाद भाग लें। तो इसलिए हमको क्या करना था, एक मेंटेबिलिटी एप्लीकेशन लीव करनी थी, ताकि बीएड मैटर की तरह कभी भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो माननीय कोर्ट ये ना कहे कि आपने टाइम पे क्यों नहीं इसको मतलब एप्लीकेशन फाइल की। ठीक, तो हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर ली, उसके बाद कोई हमें सहयोग की ज़रूरत नहीं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे शारीरिक सहयोग की ज़रूरत है। अब वो शारीरिक सहयोग क्या है, देखिए आपकी जो 37,339 पदों पे भर्ती है, थोड़ी सी वो भर्ती एक तरह से पेंडिंग तो हुई है, ये चीज़ हम भी कहते हैं, आप भी इस चीज़ को मान चुके हैं। अब क्या करना है हमें, देखिए आप जैसे धरने का आह्वान कर रहे हैं, वास्तविकता में हम भी धरने का आह्वान करते हैं, लेकिन वो धरना अभी क्यों नहीं बुलाया जा सकता। देखिए आपको हम परेशान करें या आप हमको परेशान करें, परेशान करने के बाद दोनों लोग लखनऊ की सड़कों पे आएँ और उसका कोई रिज़ल्ट ना निकले तो वो कोई मतलब नहीं हुआ। आपके पास हमेशा जब धरना होना चाहिए तो उसका एक लोकस होना चाहिए। आपने 12 सितंबर को धरना किया एजी साहब को लाने के लिए, आपको उस धरने का प्रतिफल मिला। ठीक, अब आप अभी आपने देखा 31,661 फलाने दिन के लिए दुनिया भर के धरने हुए, कोई प्रतिफल नहीं मिला, कहीं लिस्ट रुकी नहीं रुकी। अब हम क्या कर रहे हैं, 31,661 के विरोध में आप कतई धरना मत करिए, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भर्ती हो रही। आप लिस्ट का तो विरोध है, लिस्ट गलत बनी इसका 100% विरोध है, लेकिन उसके विरोध में आप धरना नहीं कर सकते। उसके विरोध में आपको कोर्ट से चीज़ें मिलेंगी। ठीक, आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट अगर कहेगा तो फिर वहाँ से चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन कोर्ट ने नहीं कहा, इस वजह से धरना नहीं किया गया। अब क्या होगा कि हम धरना करेंगे कब, देखिए बीएड लीगल टीम की एक समय सारणी में 2 धरने प्रस्तावित हैं। वो धरने कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। 17 तारीख से 24 तारीख तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय बंद हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय 17 तारीख से 24 तारीख तक बंद होने के बाद 24 तारीख को आपकी 3 महीने की ड्यू डेट पूरी हो रही है। 25 तारीख को संडे पड़ रहा है, 26 तारीख को मंडे पड़ रहा है, लेकिन 26 तारीख को लोग कह रहे हैं कि धरना बुला लो। अब 26 को हम धरना क्यों नहीं बुला रहे हैं, सुन लीजिए। 26 तारीख को आपने देखा होगा अरुणेश कुमार पे एक टेंटेटिव डेट चल रही है, और वो डेट शांतनु सर के आने के बाद में वो बढ़ नहीं रही है, 26 को टिक गई है, बढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी। अब कहीं ना कहीं 26 को हमें इसलिए वेट करना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो कि 26 को शांतनु सर बेंच के साथ में बैठ जाए और जजमेंट आपका डिलीवर हो जाए। ठीक, इस वजह से 26 को धरना अभी हम नहीं बुला रहे हैं। लेकिन तो हम धरना कब बुलाएंगे और क्यों बुलाएंगे, धरना हमारा 26 को अगर मान लीजिए इन केस हमारा केस लिस्ट होके कोई जजमेंट नहीं आता है या कुछ नहीं होता है, तो 27 या 28 में 27 तारीख को 26 तारीख को हम विभाग में होंगे और एक एप्लीकेशन मूव के लिए कि आप जजमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव करिए। अगर ये 2 दिन के भीतर एप्लीकेशन नहीं मूव करते हैं तो हम 28 या 29 में, मतलब इसी माह में पहला धरना हमारा प्रस्तावित होगा। किस लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव करिए कि आपका जजमेंट आए, आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वो हमारा लोकस होगा, उस पर हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम जजमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव करने के लिए धरना करेंगे। और अब आप एक चीज़ और मान लीजिए कि अब धरना जो होगा वो खेल का धरना नहीं होना चाहिए। आप याद करिए 12 सितंबर को जब धरना हुआ था तो कोई जजमेंट नहीं आया था, कोई मेरिट नहीं आई थी, कुछ नहीं आया था। 4,13,000 में से हमने धरना बुलाया। 4,13,000 में से धरना बुलाने के बाद बमुश्किल SCRT पे आप 3 से 4,000 की संख्या मान लीजिए, जब धरना 4,13,000 में से हुआ था। आज आपकी संख्या है सिर्फ और सिर्फ 37,339। अब अगर एक एक अभ्यर्थी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए घर से नहीं निकला तो आज मैं लाइव के माध्यम से आपसे बता दूं कि पहले धरने के बाद अगर संख्या बल लखनऊ की सड़कों पर नहीं दिखा तो मैं इस भर्ती को क्विट कर दूंगा। जैसे सबका होगा उसी तरह से मैं भी बैठ के तमाशा देखूंगा, क्योंकि हम रणनीति के तहत काम करेंगे, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन फिर एक एक अभ्यर्थी भले ही उसके घर में कितनी भी बड़ी दुविधा हो जाए उस दिन, लेकिन उसका सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति फंसी है, उसको धरने में आना ही है। ठीक,
अब धरने के लिए हमें करना क्या होगा? हाँ, तो पहला धरना हमारा ये होगा कि आप एप्लीकेशन मूव करिए। अगर स्टेट आराम से एप्लीकेशन मूव नहीं करती है तो पहला धरना हम स्टेट के खिलाफ करेंगे एप्लीकेशन मूव कराने के लिए। और जैसे ही एप्लीकेशन मूव हो जाएगी, जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट आने के बाद हम 3 से 4 दिन का वेट करेंगे। अगर सर्कुलर स्टेट जारी कर देता है नियुक्ति के लिए तो ठीक, अगर ये नियुक्ति के लिए सर्कुलर नहीं जारी करते हैं तो हमारा दूसरा धरना जो होगा वो अनवरत धरना होगा। अनवरत धरना आपका तब तक चलेगा जब तक आपका सर्कुलर जनरेट नहीं हो जाएगा काउंसलिंग प्रक्रिया का। ठीक, आप इन 2 धरनों को बिल्कुल दिमाग में जहान में बैठा लीजिए। और दोनों धरनों के लिए 37,339 की पूरी संख्या एक क्वेट को, एक जो कहते नहीं है कहावत को अपने दिमाग में बैठा ले कि हम आएंगे साथ में 4 और लाएंगे, नहीं मिले तो किराए पे लेके आएंगे। संख्या बल ही आपकी नियुक्ति को निर्धारित करेगा, आप ये सोच के रखिए। अब आपसे आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए कि आप आर्थिक हमको सहयोग करें, हम कोर्ट में जाके लड़े, जाके वहाँ से ये लाएं, वहाँ से ये लाएं, वो कोई मैटर नहीं। जब सहयोग की ज़रूरत होगी आपके बीच में आएंगे, ज़रूरी चीज़ें बताएंगे। अब सिर्फ आपसे शारीरिक सहयोग चाहिए और वो सहयोग हम आपको गाइडेंस देंगे, टीम आपको गाइडेंस देगी, आपको वो चीज़ें समझनी है, आप उनको साथ में आगे आइए। एक अभ्यर्थी नियुक्ति लेगा इस 67,867 की लिस्ट का। ठीक, तो धरना हमारे कब प्रस्तावित होंगे, मैंने दोनों धरनों की डेट बता दी आपको। इनकी डेट बीएड, हाँ एक चीज़ और बता दें, कोई भी अभ्यर्थी अब दिमाग में ये न रखे कि बीएड टीम अलग है, बीटीसी अलग है, जनरल अलग है, समार्ट अलग है, वो एससी अलग है, ओबीसी अलग है, पीएच अलग है, ये कोई अलग नहीं है। सारी स्ट्रेटेजी एक है, 37,339 की अंतिम नियुक्ति। धरना जब भी होगा दोनों टीमों का सामंजस्य से होगा, रजामंदी से होगा और धरना सही समय पर होगा। आप लोगों के बुलाने से धरना नहीं कि भाई आ जाओ प्रोपोगंडा लेके और चलो मार तोड़ करें चके ना। धरना होगा जब आपका लोकस होगा और उस लोकस के साथ में हम वहाँ से कुछ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जाएँ और वहाँ चले आएँ, आपको भी परेशान करें। 700 किलोमीटर दूर से आप आओगे, हमको गालियाँ दोगे, फालतू में बुला लाता है, कोई मतलब नहीं है, दूसरे बार आओगे भी नहीं। जब लोकस मिलेगा धरना होगा और ज़रूर होगा। आप नियुक्ति में फंसे हैं, हम भी नियुक्ति में फंसे हैं। ज़्यादा नंबर ला के हमारे भी घर वाले कहते हैं साला 2 साल से नेतागिरी कर रहा था, पास ही नहीं, हमको लग रहा फेल है, तो उनको दिखाना पड़ता है कि देखो भाई हम पास हैं। अब सरकार की नीतियों की वजह से हम बाहर हो गए हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करिए बस। अब काम क्या करना है सुन लीजिए, लाइव के माध्यम से बता दूं। धरने में सबसे बड़ी विसंगति आती है कि हमारी जो लड़कियां और महिलाएं बहनें हैं, हमारी समकक्षी होंगी या हमसे बड़ी बहनें होंगी, छोटी होंगी, वो क्या करती हैं, एक के ऊपर दूसरा डालता है, दूसरे के ऊपर चौथा डालता है। वो धरने से निकलने का नाम नहीं लेता है। अलग अलग समस्याएं बताते हैं, सब अपनी अपनी सबकी समस्या उसी दिन के लिए आ जाती हैं। आपको नियुक्ति पत्र लेने 700 किलोमीटर दूर जाना होगा, आप चले जाओगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करके ले जाओगे, पैदल साइकिल से चले जाओगे, उस दिन आपके लिए कोई समस्या नहीं। आपके रिश्तेदार के यहाँ दुर्घटना हो जाएगी, आपके यहाँ हो जाएगी, कोई नथिंग, कोई मैटर ही नहीं। उस दिन आप पहुँच जाओगे। धरने में आप ये कसम खा के रखिए, मेरे लाइव के बाद जो भी लड़कियां, महिलाएं, बहनें ये वीडियो देख रही हैं, जब धरना बुलाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इस धरने पे संख्या बल नहीं मिला तो आप ये कसम खा के रखिए कि उस दिन बीएड लीगल टीम से मैं क्विट कर दूंगा। आप जैसे नियुक्ति चाहिए हो वैसे नियुक्ति लेना। ठीक, सबसे पहले क्या करिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या करिए। मैंने पिछले विगत 3-4 दिनों से हमारे टीम की जो बीएड लीगल टीम की कुछ अग्रणी महिलाएं थीं, जैसे गोरखपुर से पूर्णिमा मैम थी, पूजा मैम थी और हैदरगढ़ से आकांक्षा जी थी, काफ़ी लोग थे, और पूजा जी और एक हैं, मतलब आप लोग सबको जानते होंगे लगभग काफ़ी, लगभग 8-10 लोगों की एक ऐसी टीम मैंने तैयार की है लड़कियों की। और वो क्या कर रही हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हैं लड़कियों का पर्टिकुलर। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रतीक्षारत छांट के लड़कियों को जोड़ा जा रहा है। लगभग उस ग्रुप पे मैं भी एडमिन हूँ, दोनों ग्रुपों पे, और सारे ग्रुप अच्छे चल रहे हैं। सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। ठीक, तो उन ग्रुपों पे एक एक लड़की को जोड़ा जा रहा है। आप लोग उनके साथ में जुड़ते जाइए। एक स्ट्रेटेजी के तहत हमें काम करना है। ये नहीं कि हमने आज धरना बुला लिया, कल आओ भाई। धरना जब प्रस्तावित होगा 4 दिन 5 दिन पहले आपको बुलाया जाएगा। सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, लोगों को निकलने में दिक्कत नहीं होगी, सब आएंगे। और जैसे ही आपका संख्या बल दिखेगा, आप यकीन मानिए ये सरकार उतनी दमदार नहीं है कि 37,339 लोगों के नियुक्ति पत्र को रोक सके। जिस दिन जजमेंट 60-65 पे आएगा, नियुक्ति पत्र इनके बाप भी आपको देंगे आके, लेकिन आपका संख्या बल अब आपके नियुक्ति पत्र को निर्धारित करेगा। इसके तहत जो भी महिलाएं या लड़कियां हैं, प्रतीक्षारत हैं बीएड लीगल टीम से, पूर्णिमा कश्यप, आकांक्षा, पूजा श्रीवास्तव
और जो भी बीएड लीगल टीम में अग्रणी लोग हैं उनके मैसेंजर पे जाके, और बदतमीजी कतई नहीं होनी चाहिए, लड़के जाके उनके मैसेंजर पे ये सब चीज़ें मत करें। एक स्ट्रेटजी के तहत धरने की अब सिर्फ रणनीति तय करिए, ठीक, कि हमें आगे कैसे रणनीति पे काम करना है। उनको आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, वो आपको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ेंगे। उसके बाद इसी तरह से सभी हमारे ज़िलों के लड़के ज़िले पे क्या करें, एक प्रतीक्षारत लोगों का ग्रुप तैयार करें, और जब भी हमें बुला के तहत पूरे प्रदेश में 4 दिन पहले बताया जाएगा, हर एक अभ्यर्थी को निकल के आना है। कोई भी अभ्यर्थी उस समय पर कितनी भी बड़ी विकट समस्या आ जाए, वो साइकिल से आए, पैदल आए, 4 दिन पहले चले, लेकिन उसको उस धरने में शामिल ही होना है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई आर्थिक सहयोग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 बार का धरना, और तीसरी बार धरना नहीं करेंगे, 2 धरना करेंगे। हमारी लिस्ट में बीएड लीगल टीम की स्ट्रेटजी में सिर्फ 2 धरने हैं। पहला धरना, अगर हमारे जजमेंट में लेट किया गया तो एप्लीकेशन सरकार मूव करे और जजमेंट की प्रे करे, पहला धरना वो होगा। दूसरा धरना, जैसे ही जजमेंट आता है, 60-65 पे जजमेंट आता है, तो तुरंत दूसरा धरना होगा कि आप इस जजमेंट पे सर्कुलर जनरेट करें, और दोनों चीज़ों के बीच में 4-4 दिन का, 5-5 दिन का टाइम दिया जाएगा स्टेट को काम करने के लिए। आप लोग कतई परेशान ना होइए। नियुक्ति आप ये मान लीजिए, आप 60-65 पे पास हैं, आप किसी की खैरात से यहाँ नहीं आए हैं, आप पास हैं, आपको नियुक्ति मिल के रहेगी, ये ज़रूर है। अच्छा, ये संजीव चौधरी जी कह रहे हैं कि जजमेंट 40-45 पर आएगा। हम इनकी बात का ज़रा जवाब दे लेते हैं कि जजमेंट 40-45 पर कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये आप ख्वाब से निकाल दीजिए मेरे भाई की जजमेंट 40-45 पर आएगा। स्टेट ने अगर इतना बड़ा रिस्क लेके इन अभ्यर्थियों को आज भीतर किया है, कल को अगर ये मेरिट लिस्ट डिस्टर्ब हुई और ये अभ्यर्थी बाहर निकले, तो आप सोच लीजिए कि स्टेट की कितनी बड़ी थू होगी। कहीं ना कहीं स्टेट को भी पता है कि हमने इतनी अच्छी बहस की है, हमारा लोकस इतना मजबूत है कि जजमेंट इससे इतर नहीं आना है, और जजमेंट इससे इतर नहीं आना है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रयास करना है कि कितनी जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति लेनी है। क्यों? क्योंकि आपने अगर शिथिलता बढ़ती तो जाहिर सी बात है हम शिथिल हो जाएंगे, और हम शिथिल हुए तो पूरा संगठन विघटन हुआ, संगठन का विघटन हुआ तो भर्ती गई राम राम करने। अब ना ही आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा, ना ही हाई कोर्ट का सहारा, जो भी लोकस थे वो मजबूत कर लिए गए हैं। कल को अगर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी कोर्ट का कोई लोकस नहीं बनना है भाई, एक लोकस मेंटेन करना था कि इन्होंने हायर मेरिट को बाहर कर दिया, लोअर को भीतर कर लिया, लोकस के लिए रिट डाल दी गई है, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चाहिए और हमें धरने की एक रणनीति चाहिए। अब आखिरी में आप लोगों से एक बात और करनी है, उसके बाद आपके प्रश्न ले लेंगे। हम देख रहे हैं कि जो लड़कियों के ग्रुप बने हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि उसको कोई बहनें बुरा ना माने कि जहाँ पे 50, 100, 200, 250 लड़कियाँ होती हैं, आपस में बातें बहुत करती हैं, तो कोई का ये समस्या, कोई को वो समस्या। देखिए, हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है कि लड़कियां इस वजह से बाहर हुई क्योंकि 20% का रिजर्वेशन फॉलो किया गया है। आप लोग आपस में लड़ा भिड़ा मत करिए, सब लोग एक साथ में आइए। हम अगर 10 मिनट के लिए उस ग्रुप से एडमिन सेटिंग हटाते हैं तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, फिर हमको एडमिन सेटिंग लगानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मत करिए, सबको सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति चाहिए, सबको सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति चाहिए। तो इस वजह से आप जो भी लड़कियां हैं, प्रतीक्षारत एक लड़की, पूर्णिमा कश्यप गोरखपुर से, पूजा श्रीवास्तव जी, आकांक्षा और अन्य जो भी हमारे बीएड लीगल टीम में कार्यरत लोग थे, जो महिलाएं थी, उनके साथ में जुड़ें और जुड़ के अपना उनके पर्सनल इनबॉक्स में जाके लड़कियां नंबर दें, वो उनको एक ग्रुप पे जोड़ेंगी। जोड़ने के बाद आपको वहीं से पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। अभी हम प्रदेश स्तर पे संगठन बनवा रहे हैं, जैसे ही प्रदेश पे हमें लगभग 1000-1200 लड़कियों का संगठन मिल जाएगा, उसको हम जिले में डिवाइड कर देंगे ताकि लड़कियों को जिले से निकलते टाइम दिक्कत ना हो। कहीं पे अगर 8-10 लड़कियां होंगी तो एक साथ निकल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। यही चीज़ प्रत्येक अभ्यर्थी अपने अपने ज़िले में जागरूक के तौर पर करे कि वो अपने ज़िले पर एक संगठन तैयार करे। सारे संगठन छोड़ दीजिए, सिर्फ 37,339 प्रतीक्षारत संगठन एक हर जिले का तैयार करिए। जब आपको धरने का आह्वान हो, कहीं आपको ढूंढना ना पड़े, उस संगठन से लड़के निकलें, उस संगठन से उस जिले के लड़के निकलें। अब हम एक जिले को बांटेंगे नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए कि इस जिले में मैं ये काम कर सकता हूँ। 4 लोग हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, उससे मतभेद न रखिए भाई वो बीएड है, वो बीटीसी हैं। आप सब लोग एक साथ में आइए। 37,339 में भले ही वो 75 गुणांक का हो, भले ही वो 65 गुणांक का हो, सबको नियुक्ति अगर फंसी है तो एक साथ आके आप जिले पर अपना संगठन मजबूत रखिए। और जिस दिन धरने का आह्वान हो
आप उस दिन धरने में आइए। श्रीकांत भाई कह रहे हैं ज़िंदगी बर्बाद, कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं श्रीकांत भाई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से 60-65 का जजमेंट आएगा और आपने अगर लखनऊ की सड़कों पर हमें संख्या बल दे दिया तो आप यकीन मानिए, आप यकीन मेरी बात का मानिए, जो भी आज तक कहता आया हूँ वही सत्य हुआ है। मैंने कहा था ये लिस्ट अविवादित कभी नहीं बन सकती, वही चीज़ आपके सामने आ गई। आप भले मुझे कितनी गालियाँ दे रहे हो, लोग आके 20 तरह की गालियाँ उस पर देते थे। लिस्ट कभी अविवादित नहीं बन सकती थी, जियो कभी चेंज नहीं हो सकता था। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिख के हमको जियो में दे दिया कि प्रथम चरण की नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक, आप समझिए, जब 20वें संशोधन में एक वर्ड लिखा था कि सरकार समय समय पर मेरिट का अवधारण कर सकती है, उस एक छोटे से शब्द से हमने डबल बेंच का जजमेंट जीत लिया। अरे भाई, तो तुमने उससे बड़ा शब्द यहाँ पे लिख के दे दिया है कि आप प्रथम चरण की नियुक्ति कर रहे हो, तुम भाग नहीं सकते हो, ये लिख के मैं दे दूँ। 60-65 पे जजमेंट आने के बाद नियुक्ति आपको मिलेगी, आप इस चीज़ को मान के रखिए। बस क्या करना है, आपको संगठित रहना है और कोई काम नहीं। आप अपने ज़िले पे संगठन तैयार करिए, जो भी लोग हैं 10, 20, 50 संगठन, मतलब 37,339 प्रत्येक अभ्यर्थी, भले ही वो श्रीलंका में बैठा हो, कर्नाटका में बैठा हो, वो लेह लद्दाख में बैठा हो, वो अपने हक के लिए उस धरने में ज़रूर शामिल हो। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, एक ज़रूरी बात ये आप लोग ध्यान में रखिए कि कोई भी, हम भी आपकी तरह हैं कि सभी जो भी लोग थे वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो इस समय में हमको धैर्य रख के आगे की चीज़ों को सोचना है, कोई भी गलत कदम ना उठाए। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, कोई लिखता है कि हम फांसी लगा लेंगे, कोई लगता है हम ये कर लेंगे। भाई देखिए, ज़िंदगी संघर्ष का नाम है, ऐसा नहीं सब कुछ फल फूल के मिल जाता। तो 2.5 साल पहले हम लोग नियुक्ति पा लेते। आप सोचिए, आपने घर बैठ के हमको पैसा दिया है। हमारे दिन जरा याद करिए, वो ठंडी के दिन आज भी मुझे याद है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी लेदर के शूज़ नहीं पहनता हूँ, ये स्पोर्ट्स वाले शूज़ पहनता हूँ। ठंडी के, जनवरी की ठंडी में वो दिन होते थे कि जब मैं हाईवे पर से आता था ना, तो मेरे पैर बिल्कुल बर्फ़ हो जाते थे। 2:30 बजे रात में लौटने के बाद पहले मैं ब्लोवर से अपने पैर कम से कम 1.5 घंटा सेंकता था, तब मुझे नींद आती थी रात में। तो ये संघर्ष अगर सही में सच में किया गया होगा तो आपको नियुक्ति मिल के रहेगी। आपने तो मान लीजिए हमको आर्थिक सहयोग दिया, हमने तो आर्थिक के सहयोग लेने के साथ में कितना शारीरिक सहयोग, मतलब आपके साथ में कितना शारीरिक इस 2.5 साल में मेहनत की है। हम जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो आप कतई भी हिम्मत मत हारिए, आप अपना संगठन बस मजबूत रखिए। जिले पर, अब हम प्रदेश पर जब कोई नेता चुनाव लड़ने आता है तो वो बूथ को पकड़ता है। आप बूथ को अगर पकड़ लेंगे, जिले को अगर पकड़ लेंगे, तो प्रदेश तो आपका ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। ठीक, कोई भी गलत कदम ना उठाए, कोई भी परेशान ना हो। जिस दिन, आप यकीन मानिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया, आप यकीन मानिए आपको नियुक्ति पत्र मिल के रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात ख़त्म हो गई। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके प्रश्नों के जवाब भी मिल गए होंगे। हाँ, कोई कह रहा शिक्षा मित्र जीत गए, तो गौरव सिंह भाई शिक्षा मित्र जीत गए तो पहली बात पे मैंने बता दिया, अगर जीत गए तो ये लिस्ट कैंसिल होगी, दूसरी लिस्ट बनेगी। अगर और नहीं जीतेंगे तो आपको नियुक्ति मिलेगी। ठीक, अब बताइए। रेखा सिंह भाई, मैं झांसी से हूँ। ठीक है मैम, आप पूजा या पूर्णिमा किसी को व्हाट्सएप कर लीजिए, इनबॉक्स कर लीजिए मैसेंजर पे। बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए। सरकार ने ओबीसी को बर्बाद कर दिया, कम वाला सीनियर। अंकुर वर्मा, अंकुर भाई जी, कोई जूनियर सीनियर नहीं होता है, आप इस चीज़ को पता करिए। जब बीएसए पे आपको नियुक्ति दी जाती है, कोई भी नियुक्ति अभी विद्यालय में आवंटित नहीं की जा रही, जब तक आपको बीएसए की नियुक्ति दी जाएगी, जब तक आप बीएसए के अधीन रहेंगे, आपकी जूनियरिटी सीनियरिटी काउंट नहीं होती है। ठीक, उससे आप निश्चिंत रहिए। मोनिका अग्रवाल, सो प्राउड ऑफ, ये सब देखिए मैम, अब नहीं, आप लीगली आइए, आप हम पे प्राउड करें, हम आप पे उस दिन प्राउड फील करेंगे जिस दिन आप लखनऊ की सड़कों पर हमें मिलेंगी। हम धरने का आह्वान करेंगे, आप लखनऊ की सड़क पर हमें मिलेंगी, उस दिन हमें गर्व होगा कि नहीं, एक एक अभ्यर्थी अपनी नौकरी के लिए निकल के आया है। मुझे लगता है सरकार 37 के भर्ती को पंचायती चुनाव तक खींचेगी। प्रिया वर्मा, अगर आप धरने के संगठन को मजबूत करेंगी, मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, 1.5 माह के भीतर, आज से 1.5 माह के भीतर आपको नियुक्ति मिल के रहेगी। नया साल आपका खाली नहीं जाएगा, ये आप मान के रखिए। पवन कुमार भाई कह रहे हैं आपका हुआ कि नहीं। भैया हुआ होता तो हम काहे गला यहाँ पे फाड़ रहे होते, हमको भी लोग। हाँ अच्छा, अब कुछ और बातें हम कहते हैं। थोड़ा एक बात याद आ गई, उस दिन एक महानुभाव हमारे R9 चैनल पे लाइव थे अमिताभ सर के साथ में, तो शायद वहाँ पे डिबेट पे एक अभ्यर्थी गया था जिसको शायद चीज़ों की जानकारी नहीं थी। अब उस दिन मैं बहुत कुढ़ रहा था कि उन्होंने एक बात कही थी, आज वो नेताजी चयनित हो गए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि लिस्ट सही तरीके से बनाई गई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं।
महोदय, जिस दिन आप मेरे साथ में डिबेट में फंसे ना, उस दिन मैं बताऊंगा। आपके ही सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि मैंने 15,933 अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन किया है। ठीक, आपकी 15,033 अनारक्षित 15,933 अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया है इन्होंने। ऊपर से 15,933 में आपकी रैंक नहीं थी, पिछली बार आपकी रैंक थी 20,408। तो 20,408 रैंक पे आपको एक सामान्य अभ्यर्थी के तौर पर नियुक्ति दी गई है। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं आपको जवाब जरूर देता। आप आज चयनित हो गए हैं तो आप लोगों के बीच में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं वो लिस्ट सही है, सब कुछ सही है, तो ये सब बातें अच्छी नहीं है। आपका भविष्य हम पे टिका है और हमारा भविष्य आप पे टिका है, ये हमेशा कांट बांध के रखिएगा, ठीक है। अगर हम अंदर आएंगे तभी आप अंदर रहेंगे, और अगर मैं बाहर आया तो आप भी बाहर आएंगे। इस चीज़ को लिख के रखिए, क्योंकि ज़्यादा मेरिट वाला बाहर बैठा है भाई मेरे। ये 72,825 की भर्ती नहीं है कि 2 साल अंतरिम आदेश पे चल गई तो आर्टिकल 142 पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जान रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आपका प्रोविजन पीरियड भी पूरा नहीं हो पाएगा। 1 साल बहुत होता है, 1 साल खींच लेंगे आपको अंदर से। अगर कुछ भी गलत डिसीजन आया, आप सोचते हैं आप अंदर बैठे रहेंगे, गद्दारी करेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। बताइए। पंकज यादव भाई बता चुके हैं लिस्ट गलत तरीके से बनी, कोई नई बात नहीं। अगर 15,000 लाख रुपये, मैम मुद्दे की बात करिए। पूजा वर्मा जी यही कह रहे हैं, हमने यही बात कही है, लिस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है। अंकित कुमार कह रहे हैं, कोई कह रहा है 37,040-45 पे। देखिए, एक चीज़ की गांठ मान लीजिए, कभी भी एक भर्ती 2 न्यूनतम अर्हतांक पे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकतम कितने समय तक ऑर्डर? 90 दिनों के बाद हम लोग एप्लीकेशन मूव करेंगे, सारी पार्टियां मूव करेंगी। बताइए, जो भी मुद्दे की बात हो क्वेश्चन करिए। हाई मेरिट चयनित रह गए हैं, सही बात है। नमस्कार भाई ब्रजेंद्र भाई, नमस्कार। धरना कब होगा उसके लिए हम पहले बता चुके हैं। प्रकाश भाई जी आप देख लीजिए, हमको ऐड करो भाई बीएड लीगल टीम में। भाई आप जिले पर संगठन बनाइए, जिले पर आप अपने आप को प्रदेश स्तर का नेता बनाइए ना। जिले से संगठन तैयार करिए, सभी टीम मिलकर धरने का समर्थन करेंगे। बिल्कुल करेंगे संध्या पंचोरिया जी। बताइए आप क्वेश्चन जो भी हो बताइए। प्रथम चरण 60%, दूसरा 60%। भैया होगा कृष्णपाल जी, बिल्कुल सही है। और बताइए, पता नहीं 31 की वालों को ऐसा क्यों लगता है कि अरे भाई जो भी क्वेश्चन हो बताइए। उन्नाव टीम के जुड़ने के लिए किससे संपर्क करें? रूहान जहीर जी, आप किसी से संपर्क मत करिए, आप खुद उन्नाव से आप एक काम करिए। उन्नाव से हमारे जिला प्रमुख हैं शोभित श्रीवास्तव जी, आप शोभित श्रीवास्तव जी को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर फेसबुक पे इनबॉक्स करिए, वो आपको एक संगठन के तौर पर जोड़ेंगे। वो बहुत अच्छे कर्मठ कार्य कर रहे हैं उन्नाव से, आप उनको एक साथ में उनके साथ में जुड़िए, वो काम कर रहे हैं। भाई जल्द धरने का हमने बता दिया है, बार बार वही क्वेश्चन मत करिए। सपना कुमारी, गर्ल्स के लिए आप पूर्णिमा कश्यप, पूजा श्रीवास्तव, सनातनी आकांक्षा नाम से 3-4 आइडिया हैं, इनके लोगों के इनबॉक्स में जाके आप मैसेज करिए, आपको ये एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगी। भाई बताइए। चलिए, आपके प्रश्न खत्म हो गए हैं तो हमारी रणनीति साझा हो गई है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, समय समय पर आप लोगों के बीच में हम आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हाजिर होते रहेंगे। शाम को पंकज सर लाइव आएंगे, आप सब लोग उनके साथ में जुड़िएगा, वो भी अपनी रणनीति साझा करेंगे। आप लोग